प्रेग्नेंट विधवा बहू। विमला नगर गांव में बिंदु अपनी मां रेखा के साथ रहती थी। बिंदु अपनी मां रेखा के साथ खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रही थी, लेकिन किसको क्या पता था कि बिंदु की जिंदगी में तूफान आने वाला है। एक दिन की बात है, बिंदु बाजार से अपने घर में आती है कि तभी वो अपने घर में कुछ लोगों को देखती है। वो अपनी माँ से कुछ नहीं बोलती और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद उसकी माँ रेखा बिंदु के पास आती है और उससे बोलती है, बेटा बिंदु, तू जल्दी से तैयार हो जा और तैयार होकर नीचे आ जा। लेकिन माँ, नीचे ये लोग कौन हैं और आप मुझे तैयार होकर नीचे आने के लिए क्यों बोल रही हैं? बेटा, मैं कब तक जिंदा हूँ कब तक नहीं, मेरा कुछ पता नहीं है, इसलिए मैंने तेरी शादी करवाने की सोची है और नीचे जो भी आए हैं वो लड़के वाले हैं। इतना कहकर रेखा वहां से चली जाती है, जिसके बाद बिंदु तैयार होकर नीचे आती है। बिंदु को देखकर अनुभव को बिंदु से पहले ही नजर में प्यार हो गया था। वो उसकी सुंदरता को देखकर मोहित हो गया था। जैसे ही बिंदु चाय की ट्रे लड़के वालों के सामने रखती है कि तभी बिंदु के होने वाली सास कलावती अपने होने वाली बहू से बोलती है, अरे मेरी बहू कितनी सुंदर है, मेरी बहू इतनी सुंदर है कि मेरी नजर तो मेरी बहू से हट ही नहीं रही है। खैर छोड़ो इन सब बातों को। मेरे बेटे को आपकी बेटी और आपकी बेटी को मेरा बेटा पसंद है, तो अब सीधा मुद्दे पर आते हैं। मुद्दे पर आते हैं मतलब ये कि आप हमें दहेज में क्या क्या देंगी? अरे बहन, मैं आपको ज्यादा दहेज तो नहीं दे सकती, लेकिन हाँ, मेरे से जो भी हो पाएगा मैं वो सब कुछ तुम्हें दे दूंगी। रेखा की बात से कलावती सहमत हो जाती है और अगले 4 दिन बाद बिंदु और अनुभव की शादी हो जाती है। बिंदु कुछ दिन तो खुशी से अपना जीवन अपने परिवार के साथ व्यतीत कर रही थी कि तभी एक दिन किचन में काम करते वक्त उसके हाथ से प्लेट नीचे गिर जाती है और टूट जाती है। ये देखकर कलावती गुस्से में बोलती है, हे भगवान, अरे ओ करम जली कहीं, दहेज के नाम पर तो तू एक फटी हुई साड़ी लेकर आई है और ऊपर से जब से यहाँ आई है तब से कुछ ना कुछ तोड़ फोड़ करी जा रही है। इन सब की भरपाई कौन, तेरा मरा हुआ बाप करेगा? माँ, ऐसा मत कहिए। कलावती अपनी बहू को ताने मार रही थी कि तभी वहाँ पर अनुभव आ जाता है और अपने घर में हो रहे झगड़े का कारण पूछता है। अपने बेटे अनुभव को देखकर कलावती मगरमच्छ के आंसू निकालते हुए उससे बोलती है, अरे बेटा देख, तो मैं घर में काम कर रही थी और गलती से मेरे हाथ से प्लेट गिर गई, तो ये मुझे उल्टा सीधा बोलने लगी। एक तो खुद दहेज लेकर नहीं आई, ऊपर से मेरे से ही घर के सामान के ऊपर अपना हक जता रही है और तो और मुझे मारती पीटती भी है। मम्मी जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैंने आपको उल्टा सीधा कब बोला? और सबसे बड़ी बात, मैंने आपके ऊपर हाथ कब छोड़ा? राम राम राम, तुझे तो झूठ बोलते हुए भी शर्म नहीं आ रही है। मेरी बहू इतनी बड़ी झूठी और बेशरम है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अगर मुझे ये पता होता तो मैं अपने बेटे की शादी तुझसे कभी नहीं करवाती। अपनी माँ की बातें सुनकर अनुभव को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में वो बिंदु को पीटने लगता है और चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। इस तरह अब दिन गुजरते जा रहे थे। कलावती का बिंदु पर अत्याचार बढ़ता ही जा रहा था। साथ ही अब अनुभव भी अपनी पत्नी से नफरत करने लगा। अपने बेटे के मन में अपनी बहू के खिलाफ नफरत देखकर कलावती बोलती है, बेटा, इस मनहूस से छुटकारा ले लेते हैं। मैं तेरी अच्छे से घर में दूसरी शादी करवा दूंगी। मैंने एक रिश्ता देखा है, वो एक रईसजादे की इकलौती औलाद है। वो हमें भरमार पैसा देगी और हम यहाँ पर खुशी से रहेंगे। और ये करमजली, इसको हम इसके मायके भेज देंगे। अनुभव अपनी माँ की बातों से सहमत होता है और उसको धक्के मारकर घर से निकाल देता है। बेचारी बिंदु अपने घर रोते हुए जाती है और वहाँ पर रहने लगती है। कुछ दिनों बाद उसे ये पता चलता है कि अब वो एक बच्चे को जन्म देने वाली है। जब ये बात वो अनुभव को बताने के लिए जा रही थी कि तभी उसके दरवाजे पर अनुभव के साथ एक वकील भी आ जाता है। ये देखकर बिंदु थोड़ी हैरान होती है और उससे बोलती है, अरे अनुभव जी, आप वकील को लेकर क्यों आए हैं? मुझे तुमसे तलाक चाहिए। तुमसे तलाक लेने के बाद मैं अपनी नई जिंदगी शुरू करूंगा। अनुभव जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और आप मुझे डिवोर्स दे रहे हैं। मैं आपको डिवोर्स कभी नहीं दूंगी। और रही केस की बात, तो मैं ये केस खुद लड़ूंगी। इस तरह अब बिंदु खुद का केस खुद ही लड़ रही थी। कुछ दिन बीत गए और जब अनुभव और कलावती को यह बात पता चली कि ये केस उन दोनों के पक्ष में नहीं बल्कि बिंदु के पक्ष में है, तो वो दोनों आपस में बात करते हुए बोलते हैं, अरे बेटा, ये केस हमारे पक्ष में नहीं है। मैं तो कहती हूँ ये हमारे घर में आए इससे पहले हमें इसको भगवान के घर भेज देना चाहिए। हाँ माँ, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं।
जब ये शाम को कोर्ट से अपने घर जाएगी तब हम इसको घर नहीं बल्कि भगवान के घर पहुंचा देंगे। कलावती और अनुभव दोनों ही अब शाम का इंतजार करने लगते हैं। जैसे ही शाम को बिंदु अपने घर जा रही थी कि तभी एक जेसीबी में बैठकर अनुभव आता है और उसे उससे उठाकर एक खाई की तरफ ले जाता है। जेसीबी के आगे वाले हैंडल की साइड बिंदु लटक रही थी। नीचे भयंकर मगरमच्छ भी बिंदु का इंतजार कर रहे थे। वो उसे नदी में फेंकने ही वाला था कि तभी वहां एक गांव वाला आ जाता है और ये सब कुछ देख लेता है। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है, जिसके बाद वो तुरंत पुलिस को फोन करता है। फोन करने के साथ ही वो कुछ लोगों को इकट्ठा करता है और भागते हुए बिंदु के पास पहुंच जाता है। कुछ लोग उसकी मां को पकड़ लेते हैं तो कुछ लोग पीटते हुए अनुभव को उस जेसीबी ट्रक से निकालकर बेरहमी से पीटने लगते हैं। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है, जिसके बाद वो कलावती और अनुभव को अरेस्ट कर लेती है। इस तरह बिंदु की जान बच जाती है और ये केस भी जीत जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ अनुभव और कलावती को अगले 10 साल की सजा हो जाती है। उन दोनों को यह समझ आ गया था कि दहेज सारी चीजें नहीं होती, लड़की की इज्जत भी मायने रखती है। अगर वो अपनी मर्जी से कुछ ले रहे हैं तो उन्हें वो ही दहेज समझकर रख लेना चाहिए, क्योंकि एक बेटी के माँ और बाबा के पास उनकी बेटी के सिवाय कुछ नहीं होता और वो अपना सबसे बड़ा दहेज अपनी बेटी, अपनी खुद की बेटी को दूसरे के हवाले कर देते हैं। इसलिए दहेज की मांग ना करें।